हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट्स देख रहे थे, जहां पे हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी और मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड हो वो प्रॉपर्टी देख ली। अभी देखो, ये बात बार बार कहना जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरी चीज तुम तभी करोगे अगर लिमिट एग्जिस्ट करे, चाहे वो प्लस माइनस का केस था, चाहे वो मल्टीप्लाई का केस है, कोई भी केस हो, लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है। क्योंकि जब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा तब तक हम आगे बात नहीं कर सकते। लिमिट की वैल्यू निकल के आएगी तब तो तुम प्रॉपर्टी की बात करोगे ना। तुम किसी चीज को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट तब करोगे ना जब उसकी वैल्यू निकल के आएगी। जब वैल्यू ही अटकी हुई है, वैल्यू ही बता नहीं पा रहे हो, तो पूरी बात करोगे कैसे? ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए हर केस में ध्यान रखना, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, तभी कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी काम करती है, वरना नहीं काम करेगी। अब देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपका कोई फंक्शन इस तरीके का हो कि उसमें कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड हो, तो क्या हर बार ऐसा होगा कि कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड हो सकता है कि आपको जिस चीज की लिमिट निकालनी हो, मान लो लिमिट x टेंड्स टू a, उसमें कोई एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इसकी लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन एक्स, इसकी लिमिट आपको निकालनी है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन एक्स, ये लिमिट आपको निकालनी है। अब ऑब्वियस सी और सिंपल सी बात है, क्या है कि सर मुझे क्लियर कट यहां पे दिख रहा है कि दो अलग अलग फंक्शन है, एक तो x और दूसरा साइन एक्स। तो कभी भी ऐसा हो कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो देखो लिमिट कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, जो चीज करते हो वही करोगे। इस फंक्शन के लिए अलग लिमिट निकालो, निकाल ली सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 x। इस फंक्शन के लिए अलग लिमिट निकालो, निकाल ली सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। तो दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग तुमने लिमिट निकाल ली। अब दोनों फंक्शन कैसे जुड़े थे बीच में? मल्टीप्लाई साइन से। तो बस इनके आंसर को भी मल्टीप्लाई साइन से जोड़ दोगे, कहानी हो जाएगी खत्म। यानी पहले फंक्शन का लिमिट निकाला, दूसरे का निकाला, और जो मल्टीप्लाई साइन से जोड़े थे उसको जोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि बस दो के लिए ये वाजिब है, सिर्फ दो के लिए काम करेगी। आपके कितने सारे भी फंक्शन क्या हो मल्टीप्लाई में हो, 2 फंक्शन, 4 फंक्शन, 6 फंक्शन, कितने भी फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, उसमें यह काम करेगा। यानी अगर मान लो 5 फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में, लिमिट निकालना, कैसे निकालोगे? पांचों के लिए अलग अलग लिमिट की वैल्यू निकालू और जो आंसर आएंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। और कंडीशन क्या? ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसमें जो दोनों फंक्शन है, अगर 3 फंक्शन है तो तीनों फंक्शन के, अगर 4 फंक्शन है तो चारों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एक की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, यानी एक का भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ, तो आप पूरे का आंसर नहीं बता पाओगे, क्योंकि एक की लिमिट ही नहीं निकल पा रही। तो जब एक की नहीं बता पा रहे हो तो सबको मल्टीप्लाई उसे करके कैसे आप फाइनल रिजल्ट बता पाओगे? ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हर केस में लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए अलग अलग फंक्शन के लिए। अब जैसे इसी सवाल को सॉल्व करना है, x इंटू साइन एक्स, सिंपल सा सवाल है। क्या दिख रहा है? आपने इस प्रॉपर्टी को यहां पे अप्लाई किया, मुझे क्लियरली यहां से पता लग रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x। तो x जब 0 को टेंड कर रहा है तो हम क्या करेंगे सर? 0 को यहां पे फंक्शन की जगह पुट कर देंगे। तो फंक्शन है x, तो x की जगह 0 डालूंगा तो 0 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ रहा है 0। ठीक है, 0 क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, मतलब कि यही मेरा आंसर है फाइनल लिमिट का। अब अगला, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x निकालेंगे तो 0 रख देंगे हम किसकी जगह? x की जगह। तो sin 0 कितना होता है? फिर से 0 होता है, यानी इस लिमिट का भी आंसर आ रहा है 0। अगेन क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं है, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यही जो मेरे दोनों आंसर है उनका प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शन भी प्रोडक्ट में थे, तो दोनों आंसर भी प्रोडक्ट में होगा। तो 0 इंटू 0 आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 0। कहानी हो गई खत्म, नोट डाउन करो। बस वही वाली बात यहां पे बोली गई है। क्लैरिटी है, समझ में आ रही है? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अब डिवाइड की बात करेंगे। अब मान लो आपके पास दो फंक्शन इस तरीके से है, कैसे हैं? अब ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई gx टाइप का है। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई gx टाइप का, इस तरीके का आपको दो फंक्शन है। यानी आपका जो फंक्शन है वो दो अलग अलग फंक्शन के डिवाइड से बना है, मतलब न्यूमरेटर में एक फंक्शन, डिनोमिनेटर में दूसरा फंक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन की लिमिट कैसे निकालते हैं? तो फिर से वही वाली कहानी, क्या करोगे? पहले फंक्शन के लिए लिमिट निकालो, तो लिमिट x टेंड्स टू, मान लो कुछ भी रहे, ये a है मान लो, तो लिमिट x टेंड्स टू a, आप fx निकालो। पहले फंक्शन के लिए लिमिट निकाली तुमने। तुम दूसरे फंक्शन के लिए भी लिमिट निकालो जो डिनोमिनेटर में थी, तो डिनोमिनेटर में gx है, तो इसके लिए भी लिमिट निकाल के देखो। तो लिमिट x टेंड्स टू a gx लिख लिया आपने। तो आपने दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग लिमिट निकाल दी। अब दोनों फंक्शन कैसे थे? डिवाइड में थे, तो आपके आंसर भी क्या हो जाएगा? दोनों की जो लिमिटिंग वैल्यू निकल के आई, जो रिजल्ट निकल के आया, उनका डिवाइड।
यानी कुछ मत करो, पहले फंक्शन के लिए लिमिट निकालो, दूसरे फंक्शन के लिए लिमिट निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो। जो न्यूमरेटर में था उसका आंसर न्यूमरेटर में रहेगा, जो डिनोमिनेटर में था उसका आंसर डिनोमिनेटर में रहेगा। क्लियर है? लेकिन एक कंडीशन है छोटी सी, ध्यान देना। सबसे एक पहली कंडीशन तो ये इंपॉर्टेंट, आपको पहले से पता है, ये मैंने कहा था, बार बार ये चीज फॉलो होगी कि ये सब करना तभी सही है अगर लिमिट एग्जिस्ट करे, यानी इसकी भी लिमिट पॉसिबल होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और यहां पे एक और एडेड कंडीशन होती है डिवाइड में। देखो डिवाइड में क्या एडेड कंडीशन होती है कि ये सब जो हम कर रहे हैं पेंच, ये करना तभी सही है अगर कभी भी किसी भी कंडीशन में आपके डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। कभी भी डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर के फंक्शन में लिमिटिंग वैल्यू 0 आने लगेगी तो क्या होगा, मान लो इसकी वैल्यू, मान लो कोई k आई, लिमिट की वैल्यू k आई, डिनोमिनेटर में 0 आने लगा तो क्या आ गया, k/0, अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। तो आपका रिजल्ट अनडिफाइंड होने लगेगा। इसी वजह से यहां पे एक हिदायत हम रखते हैं कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की लिमिट वैल्यू कभी भी 0 ना हो। बस वही लिखा है कि प्रोवाइडेड लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू कभी भी 0 ना निकल के आए, तभी ये करेंगे। और हम बहुत सारे ऐसे सवाल देखेंगे जो fx/gx फॉर्म में होंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहो, वो हम आगे देखेंगे। ये समझ में आया सभी को, ये क्लियर है? अब देखो यहां पे, तो यहां हमने मल्टीप्लाई डिवाइड तक कर लिया। अब किसकी बात करेंगे, तो अब बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे फैक्ट क्या है और कैसे काम करेगा। थोड़ा सा यहां पे आपको ग्राफ से इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और बहुत सिंपल सी चीज है तो समझ में आएगा। अगर मैं आपको कह रहा हूं y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं ग्राफ पेपर पे इस चीज को सिखाओ तो इसका मतलब यह है सर, अगर यहां पे मैं x एक्सिस पे x रखता हूं और y एक्सिस पे y को रखता हूं तो x को बदलूंगा तो y भी बदलेगा। मान लो x और x के बदलने पे y जैसे बदल रहा है, उस चीज को ऑब्जर्व करूं तो मेरा कर्व कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसका क्या मतलब है, यहां पे x की वैल्यू जब ये थी तो यहां पे y की वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे जब x की वैल्यू ये थी तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू ये है। तो ये कर्व कैसे बना, x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू आई, और उसके बाद हर एक बिंदु को मैंने जोड़ा तो मेरा कर्व ऐसा दिखने लगा। तो कुल मिला के कर्व मेरा ऐसा दिख रहा है। अब देखो यहां पे, अब मेरी बात को यहां पे समझना। मान लो ऐसे ऐसे दो फंक्शन है, कितने, दो फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है। एक कर्व मेरा इस टाइप का है, एक कर्व मेरा क्या है, इस टाइप का है, ठीक है, और जो दूसरा कर्व है मेरा वो क्या है, इस टाइप का है। इसी पे एक ही x और y एक्सिस पे मैंने दो अलग अलग फंक्शन को बनाने की कोशिश की है। तो एक फंक्शन मान लो मेरा f1x है या कह लो fx है, और दूसरा फंक्शन क्या है मेरा, मान लो gx है। दो अलग अलग फंक्शन मैंने बनाने की कोशिश की, एक फंक्शन मैंने fx बनाने की कोशिश की और एक फंक्शन gx, ठीक है। तो इसी y एक्सिस पे fx भी बनाया है मैंने और इसी y एक्सिस पे gx भी बनाया मैंने। अब देखो fx आपका ऐसा जा रहा है, मान लो मैंने gx को देखा तो gx ऐसा जा रहा है, मतलब आपका gx का कर्व कुछ इस टाइप का है। तो आपको क्या दिख रहा है, तुम x कुछ भी लो, तुम x कुछ भी लो, gx की वैल्यू हमेशा fx की वैल्यू से ज्यादा आएगी। ऑब्वियस सी बात है। y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम x को मान लो यहां पे 1 डालोगे तो उस 1 पे fx की वैल्यू क्या है, वही तो आपको ये y बता रहा है। उसी तरीके से इस 1 पे इस gx की वैल्यू क्या है, यही आपको ये वाला y बता रहा है। यानी तुम x कुछ भी रखो, इसकी जो y की वैल्यू है, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है, वो हमेशा क्या आपको दिख रहा है, तो gx की वैल्यू हमेशा fx से ज्यादा आएगी। कुछ भी ले लो, gx की वैल्यू हमेशा fx से ज्यादा आएगी। और अगर मान लो मैं आपके सामने ऐसा कुछ लिख रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे, लिमिट x टेंड्स टू fx लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको इसका मतलब समझाया था। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे आपका x a होने लगता है, मतलब a के नजदीक होने लगता है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या बनने लगेगी, वही मेरे को लिमिट बताता है कि अगर x a बनने लगेगा, a के नजदीक होगा, तो पूरे फंक्शन का वैल्यू किसके नजदीक होगा, वो हमें पता करना है। अब देखो इस चीज को ग्राफ पे समझते हैं। मान लो किसी पॉइंट a पे, ये कोई पॉइंट a है, इस पे हम लिमिट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये फंक्शन जब a होने लगेगा तो मान लो फंक्शन fx की वैल्यू क्या बनने लगेगी, वो कौन बताएगा, तो वो बताएगा आपको ये वाला पॉइंट यहां पे। क्योंकि अगर फंक्शन में x a बनने लगेगा तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या निकल के आएगी, fx की वैल्यू क्या आएगी, वो कौन बताएगा, यही y एक्सिस बताएगा, यही y कोऑर्डिनेट बताएगा। यानी ये वाला पॉइंट बताएगा कि क्या वैल्यू आएगी। यही पॉइंट का जो आंसर होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा लिमिट का। ये समझना पहले बात को कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर मेरा जो x है वो a बनने लगे तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, उस कंडीशन में क्या बनने लगेगी। तो मैंने देखा जब मेरा फंक्शन
में एक्स ए बनने लगेगा तो मेरे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू यहां पे ये बनने लगेगी। मान लो ये कोई पॉइंट पी है, इसको मैंने मेजर किया तो मान लो ये 5 आ रहा है, ठीक है, मान लो वैल्यू 5 निकल के आ रही है। इसी तरीके से मान लो इसी ए पे मैंने फंक्शन जी एक्स की भी लिमिट चेक की। मैंने क्या किया, इसी फंक्शन ए पे, इसी फंक्शन में, इसी पॉइंट ए पे मैंने फंक्शन जी एक्स के लिए लिमिट चेक की, मतलब एक्स वही है ए, इसी ए पे मुझे फंक्शन की लिमिट देखनी है, लेकिन यहां पे अब मैं फंक्शन एफ एक्स नहीं ले रहा, फंक्शन जी एक्स ले रहा हूं। तो वहां पे देखूंगा तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो इसी ए पे अगर मैं जी एक्स की बात करूं तो मेरी वैल्यू ये बनने लगेगी, ये वाली हाइट, मतलब कि ये पूरा, मान लो ये पूरा 7 आ रहा है, पूरा का पूरा 7 आ रहा है। तो यहां से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहां से मुझे यह ऑब्जर्व हो रहा है कि कभी भी ऐसा हो कि x तुम कुछ भी लो, कुछ भी x रखो, फर्क नहीं पड़ता, x कुछ भी लो, अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से हमेशा बड़ा है, एक फंक्शन अगर हमेशा दूसरे फंक्शन से बड़ा है, तो उस कुछ भी x में से अगर तुम किसी एक पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट को भी चेक करोगे तो बड़े वाले फंक्शन की लिमिट की वैल्यू भी बड़ी आएगी, किसके मुकाबले, छोटे वाले फंक्शन के। ये यहां पे समझना जरूरी है कि अगर आप उन्हीं x में से किसी एक पॉइंट पे दोनों फंक्शन के लिमिट की वैल्यू को निकाल के कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे, जो फंक्शन हमेशा बड़ा चल रहा था उसकी लिमिट की भी वैल्यू उसी पॉइंट पे बड़ी आएगी, किसके मुकाबले, जो फंक्शन हमेशा छोटा चल रहा था उसके मुकाबले। जो कि क्लियरली यहां से मुझे ग्राफ से ऑब्जर्व हो रहा है कि इसकी वैल्यू देखो ज्यादा ऊंची है तो दिख रहा है मुझे, इसकी वैल्यू नीची है तो मैं देख रहा हूं किसी भी पॉइंट पे मैंने बीच में चेक किया, लिमिट निकालने की कोशिश की तो बड़े वाले फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है किसके मुकाबले, छोटे के मुकाबले। तो यही आपको यहां ध्यान में रखना है, क्या कि अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक्स कुछ भी रख रहे हो, कोई एक फंक्शन दूसरे से बड़ा है, तो उन दोनों फंक्शन के अगर लिमिट को किसी पॉइंट पे कंपेयर करोगे, मान लो x टेंड्स टू a पे तुम दोनों फंक्शन के लिमिट की वैल्यू को देख रहे हो, कौन बड़ा कौन छोटा, तो जो फंक्शन हमेशा बड़ा था उसकी लिमिट की वैल्यू भी हमेशा बड़ी आएगी, और जो फंक्शन हमेशा छोटा था उसकी लिमिट की वैल्यू भी क्या आएगी, हमेशा छोटी आएगी। और ये बराबर भी आ सकती है, किस कंडीशन में, अगर मान लो फंक्शन बराबर हो जाता या कुछ ऐसा केस बन जाता कि वो बराबर हो जाए, तो ये क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, कुछ कंडीशंस में बराबर भी हो सकती है, हम देखेंगे आगे, कुछ कंडीशंस में, हर कंडीशन में नहीं, कुछ कंडीशन में बराबर भी हो सकती है। ये क्लियर हुआ यहां पे, तो बड़ा है तो बड़ी आएगी और छोटा है तो छोटी आएगी। तो बस इसका उल्टा भी आप समझ सकते हो। उल्टा क्या समझोगे, यहां पे मैं आगे जाऊं तो बस इसका उल्टा लिखा है। अब इसका क्या मतलब है कि इसको अब ऐसे समझो कि अगर एक फंक्शन की वैल्यू हमेशा किसी फंक्शन से छोटी आ रही है, कुछ भी x रखो, एक फंक्शन की वैल्यू हमेशा छोटी आ रही है, अगर तुम दोनों फंक्शन की लिमिट निकालोगे एक पॉइंट पे तो हमेशा छोटे वाले फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा लिमिट की वैल्यू छोटी आएगी, किसके मुकाबले, बड़े वाले फंक्शन के मुकाबले। तो या तो छोटी आएगी, कुछ कंडीशंस में बराबर भी आ सकती है, लेकिन नॉर्मली क्या आएगी, छोटी ही आएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, बड़े फंक्शन की वैल्यू बड़ी आएगी, छोटे फंक्शन की वैल्यू छोटी आएगी, किसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू। कब, अगर बड़ा फंक्शन हमेशा बड़ा है और छोटा फंक्शन हमेशा छोटा है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्लियर हुआ सभी को, यहां पे किसी को कोई दिक्कत, तो क्या ध्यान में रखोगे, लिमिट की वैल्यू बड़ी फंक्शन की बड़ी आएगी, छोटी की छोटी आएगी, कुछ कंडीशंस में बराबर भी आ सकती है, सिर्फ कुछ स्पेशल कंडीशंस में बराबर भी आ सकती है। कुछ ऐसे पॉइंट हो जाएंगे, हो सकता है जहां पे लिमिट की वैल्यू बराबर आ जाए, वरना जनरली बड़ी की बड़ी आएगी वैल्यू, छोटी की छोटी आएगी। समझ में आया, नोट डाउन कर लो, पॉइंट 7 को नोट डाउन करो और पॉइंट 6 को नोट डाउन करो, पहले 6 को कर लो फिर 7 को कर लेना। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, यहां पे कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी यहां पे नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे देखो, इसके बाद हमारे पास बचा और क्या क्या प्रॉपर्टी है लिमिट में, तो सैंडविच थ्योरम और लिमिट ऑफ इंटीग्रल्स, इसके बारे में मैंने बात की थी, इसको मैंने कहा था, इसको बिल्कुल लास्ट में हम देखेंगे, जब सब कुछ देख लेंगे ना तब हम देखेंगे सैंडविच थ्योरम कैसे काम करता है और क्या प्रॉपर्टी इसमें लिमिट की काम करती है। और अगर इंटीग्रल में हमें लिमिट की बात करनी हो, मतलब इंटीग्रेशन का साइन बनाओ, उसमें लिमिट की बात करनी हो तो कैसे करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे ये पूरी प्रॉपर्टी का केस खत्म होता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई, क्लियर हुई। अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट आवर साइट। थैंक यू।